हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सभी बच्चों की प्रिपरेशन फॉर नीट्स एंड बोर्ड्स बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आपका नीट का एग्जाम आने वाला है 4 मई को। तो आप लोगों की 12th की लाइव क्लासेस चल रही है, बट हमें याद रखना है कि हमें 11th भी रिवाइज करना है। 11th के बिना आप नीट कैसे क्रैक करोगे? तो जो बच्चे अभी 12th में आए हैं और या फिर जो बच्चे जिन्होंने 12th का बोर्ड्स दिया है, उन दोनों को ही क्या करना है, अपना 11th कंटिन्यूसली रिवाइज करना है। तो इसीलिए एनसीईआरटी नीट अड्डा चैनल पर हम लोग 1 डे 1 सब्जेक्ट 1 चैप्टर कवर करवा रहे हैं 11th का। तो ये वाली जो वीडियो रहेगी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं आपकी केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनता है और काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये पूरा लेक्चर करवाऊंगी। मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आप लोगों ने ये लेक्चर पूरा देख लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बहुत इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में एनर्जी बढ़ा दीजिए, #MAA माई एक्टिवेटेड आर्मी आप लोगों को लिखना है, और सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बहुत बच्चे जो है सेशन को लाइक नहीं करते, ना ही वो शेयर करते हैं। तो लाइक एंड शेयर एवरीवन आप सभी को करना है। और जो बच्चे नए कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ इस चैनल पर, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट जब भी आपको ये वीडियोस, ये लाइव लेक्चर्स मिले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उन वीडियोस के थ्रू आप लोग पढ़ सको। ठीक है, तो प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक कर देना और अपनी अटेंडेंस लगा देना। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को समझाती जाऊंगी, जो रिक्वायर्ड है सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, पूरा थियोरेटिकल रिवीजन रहेगा ये हमारा 1 शॉट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन से पूछे जाते हैं और एमओटी थ्योरी से पूछे जाते हैं। बट उसको समझने के लिए हमें बेसिक चीज़ें तो समझनी पड़ेंगी ना। तो हम बेसिक चीज़ें समझते हैं। बेटा आपके पास 2 तरीके के, अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा कि एटम्स होते हैं और क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन जो है सिर्फ हाइड्रोजन H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको अपने साथ ये दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। अपने साथ कंबाइन कर सकता है या दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है। तो ऐसा देखा गया नेचर में कि नो एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम इन द नेचर। नोबल गैसेस को छोड़ के कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था जो इंडिपेंडेंटली एक एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। या तो वो खुद के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहा था, या फिर दूसरे एटम्स या एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहा था। तो देयर वाज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ईदर विद इटसेल्फ और विद द अदर। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे H2 हो गया, HF हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें कंपाउंड्स के फॉर्म में भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे CO2 हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, अब बात आती है, अब ये मॉलिक्यूल्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है इनके बीच में, ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये इसी के साथ ऐसे कंबाइन क्यों करता है, ये सारी चीज़ें जो है वो बताई गई थी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बेटा ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल में आपको इस तरीके से एक लाइन दिखेगी, नहीं, ये तो हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी केमिकल बॉन्ड की। बट होता क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर सर्टेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड सर्टेन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होते हैं, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के साथ एक सर्टेन डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, ये जो सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या होता है, आपका केमिकल बॉन्ड होता है, और ये H2 के फॉर्म में रहता है। अगर यही डिस्टेंस इनफाइनाइट हुआ तो इसका मतलब वो एलिमेंटल फॉर्म में रह रहा है, किसी के साथ वो कंबाइन नहीं कर रहा। अगर ये डिस्टेंस सर्टेन आ जाता है, मतलब एक वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक केमिकल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर इन द डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये आपस में पास में है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स टुगेदर, चाहे वो एटम्स हो सकता है वो आयंस भी हो। ठीक है, ऐसे Na+ और Cl- में एक सर्टेन फोर्स होगा, उसी डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, एक केमिकल बॉन्ड बोला हुआ है। ठीक है, चलिए
इसके बाद हम बात करते हैं लोवेस्ट अप्रोच की। तो क्वेश्चन राइज होके आया कि Na जो है NaCl के साथ यही फॉर्मूला क्यों बनाता है, हाइड्रोजन जो है H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, F2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई थ्योरी निकल के आ रही थी कि ऐसे कंपाउंड्स ऐसे ही क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वाई नॉट F5, वाई नॉट Na किसी के साथ अगर कंबाइन करेगा, फॉर एग्जाम्पल NaO, ठीक है, Na2O आप पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर वैसे वाले क्वेश्चन जो हैं वो रेज अप हो रहे थे। तो लोवेस्ट जो था उन्होंने बोला कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे वो ऑक्टेट शेयरिंग से कंप्लीट करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो एवरी एलिमेंट वो क्या करना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ये लोवेस्ट का अप्रोच था, ठीक है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम अपना ड्यूप्लेट्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो H2 फॉर्म में रहता है और हीलियम एटम एलिमेंट के फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पर लोवेस्ट सिंबल्स क्या होते हैं एवरीवन, लोवेस्ट सिंबल्स आर सिंपली आप जो एलिमेंट लिखते हो उसके चारों तरफ एक डॉट लगती है। अब वो नंबर ऑफ डॉट डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1। तो यहाँ पर बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, और एक ही बॉन्ड ये बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिथियम जो है आपके एक डॉट से रिप्रेजेंट होगा। तो ये लोएस्ट स्ट्रक्चर हो गया किसका, लिथियम का। तो ये जो डॉट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट बेरिलियम, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 and 2। तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेरिलियम के आगे पीछे आप 2 डॉट्स लगा देंगे। बोरॉन के केस में कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो 3 डॉट्स आप लगा देंगे। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 डॉट्स। नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने ही डॉट्स लगेंगे अराउंड द सिंबल। तो यही क्या है, लोवेस्ट सिंबल बोला जाता है। इन्हीं डॉट्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कॉसल का अप्रोच। नाउ व्हाट इज लोवेस्ट कॉसल थ्योरी एंड लोवेस्ट कॉसल अप्रोच। तो लोवेस्ट अप्रोच तो ये था कि भैया ऑक्टेट कंप्लीट करना है, चाहे वो शेयरिंग से करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से करे। अब यहाँ पे जैसे कॉसल अप्रोच क्या कहता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस जो स्टेबलाइज होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से होते हैं, और लोवेस्ट ने कहा था कि ऑक्टेट कंप्लीशन होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल बेटा अगर हम सोडियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन होगी 281। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो क्या करना चाहिए, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने चाहिए, तो ये 288 हो जाएगा, या फिर ये क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ डीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो बेटर क्या लगता है, सोडियम कहता है कि चलो मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो सोडियम कहता है जब मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो Na+ और इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो Na+ जो है वो स्टेबल हो गया क्योंकि इसके पास अब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन इसने निकाला ये कौन लेके गया, अगर सामने मेरे क्लोरीन होगा तो क्लोरीन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर होगा 287, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 287। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगेन 7 के साथ डीलिंग बहुत मुश्किल है, तो बेटर इसको लगता है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लूँ, लेकिन लूँ तो कहाँ से लूँ, तो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया था वो क्लोरीन ले लेता है और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। तो Na+ भी स्टेबल हो गया और क्लोराइड आयन भी स्टेबल हो गया, क्योंकि अब इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दोनों जो है Na+ भी स्टेबल हो गया और आपका क्लोराइड भी स्टेबल हो गया और आयंस का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है आयंस के बीच में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। तो उसने कॉसल ने यही बोला कि आपके जो आयंस हैं वो स्टेबलाइज्ड होते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और ये आयंस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि लोवेस्ट ने बोला था भैया ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट या तो तुम ट्रांसफर करके कंप्लीट करो या फिर शेयरिंग करके कंप्लीट करो, ठीक है। चलिए इसके बाद इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंस की बात करते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट आयन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे Na+ और Cl- के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी
उससे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। अगर कोवैलेंट मॉलिक्यूल शेयरिंग से बनता तो उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते, लेकिन आयंस के बीच में आप इसे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंस? इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयंस। तो टोटल यूनिट चार्ज कितना है, +1 एंड -1, वो क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोवैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, वैलेंस शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ये लगाएंगे। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 6, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये कहता है मैं 2 और इलेक्ट्रॉन्स लाऊं, तो लाऊं कहाँ से, तो ऑक्सीजन के सामने अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, दोनों ही ऑक्सीजन चाहते हैं कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। अब सोडियम के केस में, सोडियम क्लोराइड के केस में तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लिया था जो क्लोरीन ने ले लिया, लेकिन जब ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो दोनों ही क्या है बेटा, भिखारी हैं, दोनों ही भिखारी है, इनमें से कोई दे तो सकता नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जब 2 भिखारी होंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर शेयरिंग होगी। तो ऑक्सीजन कहता है चल मैं तेरे को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता हूँ और तू भी मेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे। तो ऑक्सीजन के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे, इन्होंने क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया। मतलब इस लोन पेयर पे, मतलब बॉन्ड पेयर बन गया ये तो, बट इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे इस ऑक्सीजन का भी हक है और इस ऑक्सीजन का भी हक है। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स तो खुद के थे ही, लेकिन एक बॉन्ड में जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये भी इसके हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 2 4 6 7 8, तो ये 2 बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पे इसका भी हक हो गया और इसका भी हक हो गया, और क्या बन गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने थे ही, अब इसने भी तो शेयर करा ना, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर इस ऑक्सीजन का भी हक हो गया। तो इस तरीके से ये ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग मतलब आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर करे, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उतने ही बॉन्ड्स बनते हैं, तो 2 बॉन्ड्स बनेंगे, 2 बॉन्ड्स बनेंगे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर एवरीवन क्या हुआ, शेयरिंग हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। कैसे हुआ, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बना है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल बना है, और ये जो बॉन्ड है इनके बीच में वो कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से यू डिफाइन द कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। अब जैसे अगर क्लोरीन के सामने तुमने क्लोरीन ही रख दिया, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर Na था तो उसने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अभी क्लोरीन के सामने क्लोरीन है तो कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, दोनों भिखारी है, दोनों को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कोई महान नहीं है, कोई दे नहीं सकता। जब दोनों को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो कहता है चल तेरे को मैं शेयर कर रहा हूँ और तू भी मेरे को शेयर कर दे। एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो एक ही बॉन्ड बनेगा। तो क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और यहाँ पर क्या बनता है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर आउट होते हैं दोनों एटम्स के थ्रू। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर आउट करेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर आउट करेंगे, ठीक है, तो 2 बॉन्ड्स बनेंगे। नाइट्रोजन के केस में अगर हम बात करें 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, इसको भी 5 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर देगा, तो 3 बॉन्ड्स बनेंगे नाइट्रोजन के बीच में, और इनके पास खुद के क्या रहेंगे, अपने लोन पेयर एक तो रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है बेटा फॉर्मल चार्ज निकालने का। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला, सीधा नीट में अगर क्वेश्चन आ गया फॉर्मल चार्ज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मल चार्ज आप मॉलिक्यूल्स के हर एक एटम पर निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हो, आपको उसमें पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पता होना चाहिए बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, लोन पर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो आपको फ्री एटम पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो पता होना चाहिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स
जो होते हैं वो, और माइनस हाफ ऑफ नॉन बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बच्चा ऑक्सीजन में, अगर हम बात करें ओजोन की O3 में, तो O3 का स्ट्रक्चर, लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो वो भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। आपके पास O3 है, मतलब 3 ऑक्सीजन आटम है। लोएस्ट के अकॉर्डिंग हर ऑक्सीजन आटम क्या करना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। इसके पास भी बच्चा वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। इसके पास भी क्या है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो तीनों ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको 2 चाहिए, इसको 2, तो ये शेयर आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का तो अच्छा काम हो गया, यहाँ पर शेयरिंग हो गई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जो थर्ड ऑक्सीजन आटम बचा हुआ है, ये कह रहा है मैं कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूँ, तुमने तो शेयरिंग कर ली है, ठीक है, लेकिन अब मैं इसके साथ शेयर करता हूँ तो इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके साथ शेयर करूँगा तो इसके पास 10 हो जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल इस केस में नहीं है। तो अब ये कहता है कि चल मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, तेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट मेरे पास ये एक्स्ट्रा लोन पेयर है, ये लोन पेयर मैं तेरे को दे देता हूं। एक बॉन्ड में अगर एक ही आटम से लोन पेयर आ रहा है तो ऐसा बॉन्ड क्या बोला जाता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। जहां पे इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो उससे बनता है कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अगर एक बॉन्ड की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा तो दूसरा ये शेयर करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो एक तरीके का कोवलेंट बॉन्ड ही बन जाता है, लेकिन यहाँ पर इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ट्रांसफर नहीं हुए हैं, आयनिक नहीं है, शेयरिंग ही हुई है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसने दिए हैं क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट था, और इसको दिए हैं क्योंकि इसको ज़रूरत थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कराए, नहीं, इसने शेयरिंग ही करी है। जो इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर था उसने कहा तू भी मान के चल, ये तेरा भी है, तो मैं तेरे साथ इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता हूँ। तो बेटा आपको यहाँ से पूरा क्या मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर में आप बॉन्ड पेयर, लोन पेयर्स, ये सारी चीज़ें दिखाते हो। तो अगर मैं बात करूँ ये फर्स्ट ऑक्सीजन आटम, ये सेकेंड और ये थर्ड ऑक्सीजन आटम, तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सभी ऑक्सीजन आटम पे पता है, सभी ऑक्सीजन आटम पे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑक्सीजन आटम की तो इसमें बॉन्ड्स कितने बने हुए हैं, 2 बॉन्ड्स। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर बॉन्ड में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 बॉन्ड्स हैं तो इसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 4। अगर लोन पेयर की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो लोन पेयर हो गए। तो लोन पेयर कितने हैं, 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 × 2, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे बच्चा, 4 आ जाएंगे। तो ये चीज़ें अगर आपको पता है तो आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला जो होता है आपका वो क्या होता है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू 6 - 4, 6 - लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं क्योंकि वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो 6 - 4 माइनस हाफ ऑफ 4 अगर आप करते हैं तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। अगर हम इस एटम की बात करेंगे, सेकेंड एटम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचा कितने थे, 6। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये ऑक्सीजन एटम कितने बॉन्ड्स बना रहे, 3। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो 6 हो जाएंगे। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एक लोन पेयर प्रेजेंट है ना, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चा 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालते हो तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 - 5 इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आएगा +1। ऐसे ही अगर हम थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक बॉन्ड बना रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बच्चा 6 थे, ठीक है। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो एक बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2, और लोन पेयर कितने, 3। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके पास 6,
ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू 6 माइनस हाफ ऑफ 2। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन आटम पे कितना आएगा? -4 आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये जो आपको मैंने बताया ये फॉर्मूला है, और इस तरीके से आप क्या निकालते हो? फॉर्मल चार्ज निकालते हो, जिसके लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नॉलेज, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो लोएस्ट थ्योरी है, जिसे हम ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो लिमिटेशंस ये थी कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं हाइपोवेलेंट निकले। हाइपोवेलेंट मतलब उनके पास जो सेंटर एटम है उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब जैसे BeH2 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो जो बेरिलियम है इसके पास बच्चा 2 बॉन्ड्स है, 2 बॉन्ड्स है, इसका मतलब इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो हाइपोवेलेंट एटम्स देखने को मिले। अगर हम बात करेंगे तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे कैसे? अगर मैं बात करती हूँ NO2, ठीक है। NO2 में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए? इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसको चाहिए 2, तो ये शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो साइड में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, फिर ये बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ 2 और बॉन्ड बनाऊंगा तो तुम्हारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना, तुम स्टेबल नहीं होगे। तो अब ये नाइट्रोजन क्या कहता है? चल तो ठीक है, मैं तेरे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के देता हूँ। अपने पास जो लोन पेयर था उसका इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। तो अब आप अगर नाइट्रोजन के सेंटर एटम पे देखेंगे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन में? ध्यान से देखो, 3 बॉन्ड्स है ना, 1 2 3 बॉन्ड्स। तो इस नाइट्रोजन एटम के पास 3 बॉन्ड्स है। 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके पास बेटा 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। एक क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा, तो +1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और ऑड इलेक्ट्रॉन के स्पीसीज देखने को मिले। ऐसे ही हाइपरवेलेंट स्पीसीज देखने को मिले, मतलब जिनका ऑक्टेट से मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा सेंटर एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं PCl5, तो अगर आप PCl5 की बात करेंगे तो 5 बॉन्ड फॉस्फरस बना रहा है, तो 5 बॉन्ड बना रहा है, तो 5 2 इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग, तो ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये लोएस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। SF6 में जो सल्फर है उसके पास 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर बेटा 6 बॉन्ड्स है। 6 बॉन्ड्स के बाद मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स है किसके पास? सल्फर के पास, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन्स है किसके पास? सल्फर के पास। तो दैट मीन्स यहाँ पर भी ऑक्टेट एक्सपैंड हुआ है। तो हाइपरवेलेंट स्पीसीज इन्हें बोलते हैं, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं वेलेंट। आपके पास 3 तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको याद रखना है। एक हाइपरवेलेंट होता है। हाइपरवेलेंट स्पीसीज क्या होते हैं एवरीवन? हाइपरवेलेंट स्पीसीज वो होते हैं जिनके सेंटर एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 से ज़्यादा हो, ठीक है। एक होता है वेलेंट, इसमें एग्जाम्पल आपने अभी देखा SF6 PCl5, है ना। वेलेंट क्या होता है? जो सेंटर एटम है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 8 हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ CH4 की, तो CH4 में कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जैसे एग्जाम्पल दूँ NH3 की, ठीक है, तो NH3 में बच्चा 3 बॉन्ड्स इसके पास होते हैं और एक लोन पेयर होता है, तो इसके पास 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। ये क्या है? वेलेंट स्पीसीज है। दूसरा हमने देखा हाइपोवेलेंट स्पीसीज। हाइपोवेलेंट स्पीसीज क्या होते हैं? जिनके पास सेंटर एटम के पास लेस दैन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जैसे BeH2 या BeCl2 की अगर हम बात करते हैं, BeH2 आप ले लो, तो बेरिलियम BeH2 में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि 2 बॉन्ड्स हैं। अगर मैं बात करूं BF3 की, तो BF3 में आप देखिए बोरॉन के पास 3 बॉन्ड्स हैं, तो 3 बॉन्ड्स मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ऐसे स्पीसीज को हम हाइपोवेलेंट स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट कर रहे थे, तो इसीलिए
वो लिमिटेशन बन गई ऑक्टेट रूल की या फिर लुईस थ्योरी की। चलिए, इसके बाद आयनिक बॉन्ड आपको बता दिया। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। Na में कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज़ करा वो कौन ले गया, Cl, और Cl किस में कन्वर्ट हो गया, Cl- में कन्वर्ट हो गया। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र होने से आयनिक मॉलिक्यूल बनता है और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ? अगर हम बात करें, सपोज करो हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस है, और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस है, तो इनके बीच में एक डिस्टेंस आता है जो स्टेबल होता है, ठीक है। एक सर्टेन डिस्टेंस पे दो एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं, जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। ये जो सर्टेन डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, बिटवीन द टू सेंटर न्यूक्लियाइज ऑफ द एटम, बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। समझ रहे हो ना? फॉर एग्जांपल एवरीवन, अगर हम बात करें हाइड्रोजन का एक एटम है, यहाँ पर उसके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन एटम का, ऐसे ही दूसरे एटम का हाइड्रोजन एटम है, इसके पास न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग होगी इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, और इन दोनों ने क्या करा, शेयरिंग करा। इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर आउट हुआ और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर आउट हुआ। तो अब जो न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से दूसरे एटम के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है, इसे हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम बात करें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ऑक्टेट के हिसाब से वो कंप्लीट कर रहे हैं ना। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है। जितने ज़्यादा मल्टीपल होंगे बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड लेंथ्स आर शॉर्टर, जितने ज़्यादा बॉन्ड मल्टीपल होते जाएंगे, सिंगल बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, फिर डबल और फिर ट्रिपल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, इसके बाद आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिया आते हैं, जिसमें हमें वैन डर वाल रेडियाई के बारे में भी डिस्कशन करना है। वैन डर वाल रेडिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और वैन डर वाल रेडियाई जो है वो हम किस में पढ़ते हैं, और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कोवलेंट रेडिया और वैन डर वाल रेडियाई में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से समझेंगे। अगर बच्चा मैं H2 का मॉलिक्यूल ले रही हूँ, ठीक है, ये मेरा H2 का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन एटम फर्स्ट और ये हाइड्रोजन एटम 2, इनके बीच में बॉन्डिंग हुई, ओवरलैपिंग हुई, तो इस तरीके से H2 का एक मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो H2 के न्यूक्लियस से लेकर, H2 में एक हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे हाइड्रोजन एटम के सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस तक आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये क्या बोला जा रहा है, कोवलेंट रेडिया बोला जा रहा है। ऐसे ही ये एक दूसरा H2 मॉलिक्यूल है, इन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, कोवलेंट रेडिया बोल रहे हैं। लेकिन H2 में वैन डर वाल रेडिया भी तो एग्जिस्ट करता है। वैन डर वाल रेडिया क्या हो गया, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये एक H2 मॉलिक्यूल हो गया और ये एक H2 मॉलिक्यूल हो गया। तो इसका न्यूक्लियस और इस दूसरे मॉलिक्यूल के एटम का न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ। बच्चा ये कोवलेंट रेडिया नहीं है, कोवलेंट रेडिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रेडियस तो हाफ हो गया ना, बॉन्ड लेंथ का आधा अगर आप कर दोगे तो कोवलेंट रेडिया आएगा। इस बॉन्ड लेंथ के आधे से कोवलेंट रेडिया आएगा। तो कोवलेंट रेडिया क्या हो गया, कोवलेंट रेडिया इज हाफ द डिस्टेंस ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और ये कोवलेंट बॉन्ड लेंथ थी, इसका अगर आप हाफ कर दोगे तो ये कोवलेंट रेडिया आएगा। ऐसे ही न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है, एक H2 मॉलिक्यूल और दूसरे H2 मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से आपको ये वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ मिलेगी। और जब आप इसका आधा कर दोगे तो ये जो डिस्टेंस है, ये क्या बोला जाएगा, वैन डर वाल रेडियाई बोला जाएगा। तो वैन डर वाल रेडियाई जो होते हैं वो बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच की बात होती है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे, ये जो डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ 98 मिली, ठीक है, 198 मिली, राइट। तो इसका आधा करोगे तो 99 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोवलेंट रेडियाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें एक मॉलिक्यूल के एटम से दूसरे मॉलिक्यूल के एटम का डिस्टेंस, ये वैन डर वाल रेडियाई
कैसे निकलेगा, इस डिस्टेंस को आधा कर दो, ये डिस्टेंस जो है वो 360 का आधा वैन डर वाल रेडियाई 180 आ जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर वैन डर वाल रेडियाई जो है वो कोवेलेंट रेडियाई से हमेशा ज़्यादा आता है, क्योंकि वैन डर वाल रेडियाई जो है वो क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस होता है, नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है। ऑल्सो वैन डर वाल रेडियाई का जो कॉन्सेप्ट है वो हम किस में अप्लाई करते हैं, बच्चा, वो हम अप्लाई करते हैं नोबल गैसेस में भी। जैसे ये हीलियम का एक एटम, ये हीलियम का दूसरा एटम, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं है, ये क्या है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे आप लोगों को मिल जाएंगे। अब ये नॉन बॉन्डेड स्टेट में है, एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ से इसका न्यूक्लियाई और इसके न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये नॉन बॉन्डेड फॉर्म में है, नॉन बॉन्डेड एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वैन डर वाल डिस्टेंस, और इसका आधा ये क्या बोला जाएगा, वैन डर वाल रेडियाई बोला जाएगा। तो इसलिए आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, लेफ्ट टू राइट जो है वो क्या होता है, रेडियाई डिक्रीज करता है, बट नोबल गैसेस का जो रेडियाई होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम वैन डर वाल रेडियाई कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो वैन डर वाल रेडियाई का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चा फिर अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, जैसे आपने जो मॉलिक्यूल बनाया, इनके बीच के जो बॉन्ड्स है उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। अब बॉन्ड एंगल पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, आगे हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से, बॉन्ड एंगल का जो इम्पैक्ट होता है वो सेंटर एटम पे कितने लोन पेयर्स हैं उस पर डिपेंड करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, कितनी एनर्जी तुम्हें रिक्वायर्ड है टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप सो एज टू सेपरेट देम इनटू द गैसियस एटम इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अगर आप इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं सो दैट यहाँ पर जो स्पीसीज है वो एटम्स क्या हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने की, इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है उसे ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। चलिए, तो अगर एक चीज़ और बेटा, जितना आपके पास सपोज करो H2 ये है, O2 में आपका डिस्टेंस कम और N2 में और डिस्टेंस कम हो जाता है। ये चीज़ याद रखना, मल्टीपल बॉन्ड होंगे, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या करेगी, इंक्रीज, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड्स तोड़नी है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो N2 की ज़्यादा होगी, फिर O2 की और फिर H2 की। तो मल्टीपल बॉन्ड इंक्रीज करते तो बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट आता है। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2 में एक ही बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। N2 में 3 बॉन्ड्स हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, और CO में भी 3 बॉन्ड्स है तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर हम MOT थ्योरी से भी निकालना सीखेंगे। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चा रेजोनेंस का। तो हुआ क्या था, हुआ ये था कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन में मैं आपको कंसेप्ट समझा देती हूँ। C6H6 होता है बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 तरीके के बॉन्ड लेंथ्स दिखने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी प्रेजेंट होता है और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी प्रेजेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड लेंथ थ्योरी, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड होने से ये वाले जो छोटे बॉन्ड्स होंगे, ये छोटे बॉन्ड्स होने चाहिए, डबल बॉन्ड वाले छोटे बॉन्ड्स होने चाहिए, और सिंगल बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी होती है तो ये वाले बॉन्ड जो हैं वो बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड लेंथ छोटी आनी चाहिए थी कार्बन कार्बन की, और 3 बॉन्ड लेंथ जो है एक्सपेरिमेंट में बड़ी आनी चाहिए थी। बट ऐसा पाया गया कि ऑल बॉन्ड्स इन बेंजीन, ऑल बॉन्ड्स मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की बात कर रहा है स्पेसिफिकली, इन बेंजीन वर फाउंड टू बी ऑफ इक्वल लेंथ। सारी जो बॉन्ड्स थी वो इक्वल लेंथ की पाई गई। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस का कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि इस स्ट्रक्चर से, सिर्फ इस स्ट्रक्चर से हम बेंजीन का पूरे मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल के बारे में या कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसका मतलब इसका कोई और स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बेंजीन का जो दूसरा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो ऐसे भी तो एग्जिस्ट कर सकता है। अगर तुम पाई बॉन्ड ऐसे बना रहे हो तो पाई बॉन्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में भी तो बना सकते हो ना। तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं 1 और 2। लेकिन इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर रियल नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसे रियल मान के चलोगे तो फिर यही प्रॉब्लम आएगी कि 3 बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए थी और 3 बॉन्ड लेंथ बड़ी होनी चाहिए थी। इसे मान के चलोगे तो सेम प्रॉब्लम। तो ऐसा बोला गया कि नेचर में दोनों ही मॉलिक्यूल जो हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों का मिक्सचर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मिक्सचर का मतलब ये है कि जैसे पाई बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड्स और 1 बॉन्ड, इनका अगर आप एवरेज निकालोगे तो वो 1.5 बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से जो हाफ ऑफ बॉन्ड है वो एग्जिस्ट करता है। बोला गया इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज कर रहे हैं। अगर ये डीलोकलाइज कर रहे हैं तो इसकी वजह से अगर ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर और ये इधर शिफ्ट हुआ, तो ये शिफ्ट होगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा और इनकी शिफ्टिंग होगी तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो दोनों साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इन दोनों का मिक्सचर बन के आया, जिसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही रियल स्ट्रक्चर माना जाता है कंपाउंड का। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा कि पाई बॉन्ड पहले यहाँ पे था, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड नहीं था, ठीक है। ऐसे ही पाई बॉन्ड था नहीं था, पाई बॉन्ड था नहीं था, तो सारे स्ट्रक्चर्स को कंसिडर करके एक रियल स्ट्रक्चर आप बनाते हो, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हो, जो इस तरीके से दिखेगा। आप इसको ऐसे ना दिखाकर आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि जो पाई बॉन्ड्स हैं आपस में डीलोकलाइज कर रहे हैं। अगर आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर होगा तो अब आप देखो यहाँ पर हर बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन कार्बन की बराबर आएगी। तो दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे किस में, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। तो ये कंसेप्ट आपका रेजोनेंस का आया था। चलिए अब एक बार पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, व्हेनेवर सिंगल लोएस्ट स्ट्रक्चर डज नॉट या फिर it cannot describe the molecule, the number of structures with similar energy positions of the nuclei and bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as the canonical structures and the hybrid structure describes the actual molecule, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं O3 का, ठीक है। तो ये O3 मॉलिक्यूल है, इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर अभी हमने बना के देखा ये वाला, ठीक है। अब ये सिंगल स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे तो ये भी आपके सारे मॉलिक्यूल के बारे में एक्यूरेटली नहीं बता पा रहा O3 के बारे में, क्योंकि अगर आप ये स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो आपके अकॉर्डिंग ये वाला बॉन्ड लेंथ x होना चाहिए और ये वाला बॉन्ड लेंथ y होना चाहिए। मतलब O3 में भी 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ एग्जिस्ट करनी चाहिए। बट O3 में क्या हुआ, सारे मॉलिक्यूल्स का जो एटम्स के बीच का बॉन्ड लेंथ है वो सेम पाया गया। तो सिंस सेम पाया गया मतलब x = y पाया गया, तो इसका मतलब सिर्फ ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसमें कुछ और भी हो रहा होगा। और वो क्या हो रहा होगा, आपके ये जो लोन पेयर है, ये जो पाई बॉन्ड तुमने यहाँ बनाया है, हो सकता है पाई बॉन्ड यहाँ पे भी हो और वहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो। तो ये कंसेप्ट आया रेजोनेंस का। तो लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाता है और ये पाई बॉन्ड वापस इसका इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है। तो आपका पाई बॉन्ड का यहाँ पे शिफ्टिंग देखने को मिला। तो ये स्ट्रक्चर दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस तरीके से आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1.5 बॉन्ड है और यहाँ पर भी 1.5 बॉन्ड है। अब दोनों में सेम टाइप ऑफ बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी सेम आएगी। तो ये स्ट्रक्चर जो है रियल और हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और ये क्यों हुआ, रेजोनेंस का। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, एनर्जीज क्या है, सब सेम है। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, बट वहाँ पे पाई बॉन्ड्स की आप शिफ्टिंग देखते हो, ठीक है। बट दोनों की एनर्जीज भी सेम होती है। रेजोनेंस की वजह से आपकी एनर्जी ओवरऑल मॉलिक्यूल की डिक्रीज करती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। इसके बाद आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उसको हमने फर्दर कैटेगराइज करा एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो बेसिकली हुआ क्या, अगर आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं सेम टाइप के, यहाँ पर आपने देखा जो इलेक्ट्रॉन पेयर था
वो कहाँ था, दो, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा। जब बच्चा दोनों ही एटम्स जो आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं वो सेम होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसने और इसने शेयर करा वो बीच में रहता है और यहाँ पर पोलैरिटी नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें HCl की, तो HCl में भी कोवलेंट बॉन्ड ही है। यहाँ पर क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा और हाइड्रोजन ने शेयर करा, लेकिन HCl में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन के पास ज़्यादा रहता है। तो अगर आपके पास दो डिफरेंट एटम्स होंगे और इनके बीच में होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर क्लोरीन एटम की ज़्यादा है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन खींच लेगा, क्लोरीन खींच लेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इस पे होगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कब बनते हैं, जब एटम्स, जो बॉन्ड है बिटवीन द टू एटम्स विच हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो वहाँ पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। अगर दो एटम सेम है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी नहीं है, तो वहाँ पर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, जैसे H2O2Cl2 में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं और HCl में पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है कंसेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो होगा क्या, जैसे HCl में पोलैरिटी डेवलप हो गई, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का डेवलपमेंट हो गया, तो आपका ये पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल बन गया, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल बन गया। पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। ये पोलराइजेशन की वजह से डाइपोल मोमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस दैट सेपरेट बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स और आयंस। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट्स की अगर हम बात करें बेटा, HCl में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और इनके ऊपर ये जो चार्ज डिफरेंस क्रिएट हुए हैं, उन दोनों के प्रोडक्ट की वजह से आपको क्या मिलेगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिलेगी। अब डाइपोल मोमेंट जो है ओवरऑल मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करा जाता है। अब जैसे अगर हम बात करें CO2 में, तो CO2 में बच्चा डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो आएगा, लेकिन पोलैरिटी है इसमें, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो डाइपोल इसमें पोलैरिटी आएगी, इसकी भी बॉन्ड पोलैरिटी आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इस साइड आएगी और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, सॉरी, पोलैर जो आपका जो आप इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखाते हो, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इसमें ज़ीरो आएगी। ठीक है, लेकिन जो बॉन्ड है वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, पोलर बॉन्ड्स है। ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर इस बॉन्ड की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन मूव करा ऑक्सीजन की तरफ, ऐसे ही इस बॉन्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करा इस ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पर क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सेम मैग्नीट्यूड होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ज़रूरी नहीं है अगर मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलर हो तो ओवरऑल मॉलिक्यूल भी पोलर होगा, उसमें डाइपोल मोमेंट ज़ीरो भी आ सकता है। और डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं है, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच का जो चार्ज सेपरेशन है, चार्ज एंड डिस्टेंस सेपरेशन है, उसका रिप्रेजेंटेशन डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट को डिबाई यूनिट से हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब जैसे HF की बात करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूल जो HF है ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है और ओवरऑल कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। चलिए, डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी, जैसे अगर हम बात करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो। जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब CF4 की बात करेंगे तो CF4 में आपके पास इस तरीके से टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल मतलब सारे जो साइड एटम्स हैं वो सेम लगे हुए हैं। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, ज़ीरो आ जाएगी। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्या नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो BF3NH3
का एक क्वेश्चन आता है और NH3 और NF3 के डाइपोल मोमेंट की बात आती है कि इसमें से डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें बच्चा BF3 की, तो BF3 भी परफेक्ट स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना BF3 में। तो ये ट्राइगनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, सारे साइड एटम सेम होंगे, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। कैसे 0 आएगा? आपको पता है बोरॉन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ऊपर जाएगा, इन दोनों बॉन्ड्स का डाइपोल मोमेंट नीचे आएगा। लेकिन जब आप नेट डाइपोल मोमेंट निकालोगे इन दोनों का, तो वो नीचे आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, और इक्वल मैग्नीट्यूड होगा जो ऊपर वाले बॉन्ड का है। तो यहाँ पर अब ये नेट कैंसिलेशन होकर इसका डाइपोल मोमेंट हो गया 0, तो ये नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल हो गया। इन केस ऑफ NH3, तो NH3 के केस में क्या होगा? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इन दोनों का, इन तीनों बॉन्ड्स का डाइपोल मोमेंट जाएगा ऊपर, नेट डाइपोल मोमेंट जाएगा ऊपर, वेक्टर क्वांटिटी एडिशन हो जाएगा। और नाइट्रोजन और लोन पेयर में लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ जो खींच रहा है उसी तरफ तो डाइपोल मोमेंट जा रहा है। अब नाइट्रोजन और लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, तो इसमें भी आपका डाइपोल, इसमें भी आपका क्या आएगा, डायरेक्शन आएगी। तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। तो NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आता है NF3 से, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो इन तीनों बॉन्ड का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट नीचे आएगा, और लोन पेयर की तरफ भी ऊपर डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ पर कैंसिलेशन होगा, डाइपोल मोमेंट में कैंसिलेशन हुआ तो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है NF3 से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही कंपाउंड जो है कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट वैल्यूज़ तो आएंगी, लेकिन NH3 के केस में वैल्यू 4.90 आएगी और यहाँ पर 0.80 आ रही है। तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, क्योंकि इन तीनों बॉन्ड्स का ऊपर और इस लोन पेयर की वजह से भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर आएगी, तो नेट एडिशन होगा। इस केस में इन तीनों बॉन्ड्स का नीचे होगा डाइपोल मोमेंट और इसका ऊपर होगा। नेट तो आएगा लेकिन कैंसिलेशन होके आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। बाकी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है बच्चा वो 0 ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका आता है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। अब आप लोगों को पता तो लग गया कि भैया CO2 एग्जिस्ट कर रहा है, BF3 एग्जिस्ट कर रहा है, NH3 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसकी शेप के बारे में किसी ने बात नहीं करी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने थोड़ी सी बॉन्डिंग एंड शेप के ऊपर बात करी थी। इन्होंने बोला कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास एटम्स पे क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं और बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी अरेंजमेंट ऐसे होती है सच दैट मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ BeH2 की, तो यहाँ पर इसके पास भी बॉन्ड पेयर्स हैं और इसके पास भी क्या है, बॉन्ड पेयर्स। अब तुम बनाने को इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बना सकते हो ना, BeH2 ऐसे लीनियर ही क्यों होता है, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चा क्योंकि इसने बोला कि हर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्शंस होती हैं। अब इसके पास लोन पेयर तो है नहीं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इन्हें हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये भी और ये भी है, इसमें रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन होगी तो अनस्टेबिलिटी आएगी। रिपल्शन मिनिमम तब होगी जब एंगल मैक्सिमम होगा। BeH2 अगर आप इस तरीके से एंगुलर बना रहे थे तो ये एंगल कम हो गया, मैक्सिमम एंगल तो 180 ही हो सकता है इस केस में। तो इसीलिए वो 180 का एंगल एक्वायर करता है और लीनियर स्ट्रक्चर रखता है। 180 के एंगल पे मिनिमम रिपल्शन होगा और मैक्सिमम क्या होने वाली है, स्टेबिलिटी होने वाली है। मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। इस केस में बच्चा क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसीलिए वो अपना एंगल 180 रखता है। इफ़ आई टॉक अबाउट BF3 तो 3 बॉन्ड्स को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे? पूरे 360 में से आपको 120 के एंगल पे तीनों बॉन्ड्स को अरेंज करना है, सो दैट क्या होगा, इनके बीच में जो लोन पेयर
सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड पेयर्स में प्रेजेंट है मिनिमम रिपल्शन हो। एक भी बॉन्ड आप छोटा कर देते हो तो रिपल्शन बढ़ जाती है, तो इसलिए BF3 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर लेके चलता है। अब बात करते हैं CH4 में, तो 3D स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, sp3 नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो पूरा अगर आप स्पेस की बात करेंगे तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स का रखता है, क्योंकि इस केस में मिनिमम रिपल्शन होगी। ठीक है, तो ये आपकी वेस्पर थ्योरी ने बोला था। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन देखने को मिलता है वो लोन पेयर के बीच में देखने को मिलता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में देखने को मिलता है, और फिर लास्ट में बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो मिनिमम होता है। इसकी वजह से एंगल्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इफ़ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्स लाइक वाटर, H2O की बात करेंगे तो H2O पे जो सेंटर एटम ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर्स है। NH3 में अगर हम बात करेंगे तो इसके पास 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड्स है। और अगर हम बात करेंगे बच्चा CH4 में, तो यहाँ पर कोई भी लोन पेयर कार्बन के पास नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो लोन पेयर ये भी और ये भी है, इनके बीच में जो रिपल्शन होगा ये लोन पेयर रिपल्शन बोला जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो बॉन्ड पेयर बोला जाएगा, क्योंकि बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इनके बीच में जो रिपल्शन होगा ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बोला जाएगा। इन दोनों के बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, और इनके बीच में क्या होगा बच्चा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर होता तो एटलीस्ट 2 लोन पेयर्स तो चाहिए होते। यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। ये भी क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ऐसे ही ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। ठीक है, इस केस में बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हैं, कोई भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन है वो क्या है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सबसे ज़्यादा रिपल्शन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो ये आगे वाले बॉन्ड को पुश करता है अंदर की तरफ, और ऐसे ही ये वाला बॉन्ड इस तरफ पुश होता है। तो उससे क्या होगा, जहाँ पे एंगल 109 था, पुशिंग की वजह से ये एंगल जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से वाटर का जो एंगल होता है वो 104 डिग्री का होता है। इस केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये भी पुश करेगा, और यहाँ से भी इसको पुश मिलेगी और आगे से भी पुश मिलेगी। तो इसका जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो 107 डिग्री होता है। सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जैसे अगर हम बात करें, इसमें एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट्स रहता है। तो क्वेश्चन आता है वाटर के केस में एंगल 104 क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स है, इनके बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर रिपल्शन। ये ज़्यादा इधर पुश करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा, तो एंगल 109 से सीधा डिक्रीज होकर 104 आ जाता है। इस केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, सबसे ज़्यादा रिपल्शन इसमें था तो इसकी वजह से एंगल कम हो गया। फिर इसमें था और इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें ज़्यादा रिपल्शन है, तो एंगल 104 से तो ज़्यादा लेकिन 109 से छोटा रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेस्पर थ्योरी। जो आपके पास एटम्स होते हैं उसमें क्या होती हैं, एटम्स के पास, फिर से समझा देती हूँ, एटम्स के पास 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। ठीक है, जो लोन पेयर हैं उनमें ज़्यादा रिपल्शंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर्स, और उसी की वजह से एटम्स पूरे 3D स्पेस में अपने आप को अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट ऐसे होती है कि आपके पास मिनिमम रिपल्शन हो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। अगर फॉर एग्जांपल ये पूरा NCERT का आपको एक चार्ट दे रखा है, अगर हम बात करते हैं AB2 टाइप के मॉलिक्यूल की, ये लीनियर ही क्यों लेता है, लीनियर स्ट्रक्चर इसलिए लेता है क्योंकि जो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं इनके बीच में 180 का एंगल होगा तो मिनिमम रिपल्शन होगी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स BeCl2, HgCl2। अगर मैं बात करूंगी AB3 टाइप के स्ट्रक्चर्स की, तो इसके अंदर 3 बॉन्ड्स हैं। अगर 3 बॉन्ड्स है बच्चा, तो 3 बॉन्ड्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे सो दैट मिनिमम रिपल्शन हो। तो अगर मैं ओवरऑल 360 का एंगल कंसिडर करूं तो 360/3 एंगल कितना आएगा, 120। 120 पे मिनिमम रिपल्शंस होंगी, मैक्सिमम एंगल आएगा। तो 120 का एंगल लेते ही ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप ले लेता है। एग्जाम्पल BF3 हो गया। अब तुम बोलोगे AB4 टाइप में अगर मैं 360 का एंगल लेती हूँ, उसमें 4 से डिवाइड करती हूँ क्योंकि 4 बॉन्ड्स लगाने हैं, तो एंगल आता है 90। बट अगर वो 3D 90 आता
ध्यान से सुनो, मीथेन के केस में जो एंगल अगर 90 भी आप बना रहे हो तो ये अनस्टेबल है। यहाँ पर रिपल्शन जो है, अगर 90 का एंगल इस तरीके से दिखाते हो तो मीथेन, तो ये गलत बनाते हो। क्योंकि अगर हम बात करें, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बेचा प्लेनर बना रखा है तुमने, अगर हम स्पेस में हाइड्रोजन एटम्स को रख देंगे तो ये एंगल 90 से इंक्रीज हो जाएगा 109 डिग्री। तो ये अपनी प्लेनैरिटी छोड़ के नॉन प्लेनर हो जाता है। ये दोनों प्लेनर थे तो तुमने 360/2 और 360/3 करा, यहाँ पे 360/4 करने चले तो एंगल 90 होगा। तो बोल रहे 90 से ज़्यादा तो मुझे एंगल मिल जाएगा जब मैं अपने आप को नॉन प्लेनर ले जाऊँगा। तो यहाँ पर जो मीथेन है, जैसे CH4 है, इस तरीके से आपको नहीं दिखाना चाहिए। हम ऑर्गेनिक में दिखाते हैं जनरली, क्योंकि हम बार बार इस तरीके से करके नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली में वो टेट्राहेड्रल शेप ले लेता है, और टेट्राहेड्रल शेप जो होती है वो नॉन प्लेनर शेप होती है। 90 से एंगल एक्सपैंड हो जाते हैं 109 पे, तो वो स्टेबल होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर PCl5 टाइप का होगा तो इस तरीके से ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल होगा तो SF6 टाइप का मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लेगा। ये सारी चीज़ें हम अभी हाइब्रिडाइजेशन जब करेंगे तो उसमें भी आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। अब एक केस वो वाला ले लेते हैं जहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे AB3 टाइप का जो मॉलिक्यूल था, उसमें क्या करा हमने, एक B को हटाकर क्या लगा दिया, लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर की वजह से यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन आएगा, तो यहाँ पर अब आपके पास ये जो एंगल है वो कम हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं बच्चा बात कर रही हूँ AB3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो एंगल कितना है, तुमने बोला 120 है एंगल, लेकिन अगर मैं एक लोन पेयर लगा दूंगी तो अब इस पर क्या हो जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगी ना। रिपल्शन बढ़ के ये जो एंगल है, रिपल्शन बढ़ के ये जो एंगल है वो लेस दैन 120 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन। तो जितने ज़्यादा लोन पेयर उतना कम एंगल होता जाएगा, जैसे वाटर, NH3, और हमने कौन सा केस समझा, मीथेन का केस समझा। इसके बाद आपकी बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है, तो इसमें बोला गया कि आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं और उनमें सर्टेन काइंड ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शंस होती हैं, जिसको समझाया गया H2 मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, H2 के मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हाइड्रोजन एटम A है, ध्यान से देखो, ये एक हाइड्रोजन एटम A है, उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इससे अटैच्ड क्या होगा, इसको हम यहाँ से समझते हैं, ऐसे समझो, ये एक हाइड्रोजन एटम है, उसका न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन एटम है और इसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन भी हो रही है दो एटम्स के बीच में VVT के अकॉर्डिंग, और रिपल्शन भी हो रही है। अट्रैक्शन की बात करेंगे तो वो कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन ऑफ A एटम और न्यूक्लियस ऑफ B एटम के साथ होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन ऑफ B एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ A एटम के साथ होगी। तो ये दो फोर्सेस क्या हैं, अट्रैक्शन के। रिपल्शन भी तो हो रही है। रिपल्शन कैसे हो रही है, इलेक्ट्रॉन ऑफ A एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ B एटम, न्यूक्लियस ऑफ A एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ B एटम के बीच में रिपल्शन हो रही है। तो रिपल्शन न्यूक्लियस के बीच में होगी और इलेक्ट्रॉन के बीच में होगी, क्योंकि सेम चार्जेस है, ठीक है। तो दो तरीके की फोर्सेस यहाँ पर लग रही हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, और रिपल्सिव फोर्सेस लग रही हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये आपका VVT थ्योरी समझाता है। यहाँ पर देखो, ये रिपल्सिव थ्योरी समझा रखी है, रिपल्शन दिखा रखा है। ये हाइड्रोजन एटम A का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम B का न्यूक्लियस, इनके बीच में होगा रिपल्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन A और इलेक्ट्रॉन B के बीच में होगा रिपल्शन। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है खुद के एटम के साथ तो है ही ना, मतलब इसमें अट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ऑफ A और न्यूक्लियस ऑफ A के बीच में तो अट्रैक्शन है ही, इलेक्ट्रॉन ऑफ B उसका और इसका तो अट्रैक्शन है ही ना, ठीक है। तो A का अट्रैक्शन A के साथ तो है ही, ऐसे ही A का अट्रैक्शन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ भी है, A न्यूक्लियस का अट्रैक्शन दूसरे के साथ भी है। तो चार फोर्सेस हो गए अट्रैक्शन वाले और दो हो गए रिपल्सिव वाले, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके बीच में ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस एंड रिपल्शंस देखने को मिलती हैं। इसके बाद आता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें बताया गया कि आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे शेयरिंग कैसे होती है, वहाँ पे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन
आपकी होती है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वजह से, पार्शियल मर्जिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अब आपके पास आपको ये समझना है ओवरलैपिंग जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है, या ज़ीरो ओवरलैपिंग हो सकती है। पॉजिटिव ओवरलैप, न्यूट्रल मतलब आपका ज़ीरो गया, समझा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे एवरीवन। पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है? जब आपकी ओवरलैपिंग सेम फेस के बीच में हो, नेगेटिव मतलब ऑपोजिट फेस के बीच में हो, और ज़ीरो ओवरलैपिंग मतलब जब ओरिएंटेशन प्रॉपर ना हो। तो एक बात याद रखेंगे, जो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है उसमें आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो उनके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो सिमिलर होना चाहिए और सेम फेज में पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। जैसे हमारे पास एस ऑर्बिटल हमने देखा था लास्ट टाइम, ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा एस ऑर्बिटल आया, तो सेम फेज मतलब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ओवरलैपिंग अगर हो रही है तो इस केस में क्या होगा, इस तरीके से पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। और जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है आपका, पॉजिटिव ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो हम अभी MOT में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर बच्चा मैंने बात करी p ऑर्बिटल्स की, ठीक है, अगर मैं p ऑर्बिटल्स की बात कर रही हूँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग कैसे होगी, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में इंट्रैक्शन होगा, इनके बीच में इस तरीके से पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो ओवरलैपिंग जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है एंड ज़ीरो ओवरलैपिंग भी हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूँ PZ की, ठीक है, आप ऐसे समझो ये PZ ऑर्बिटल है, Z एक्सिस से आ रहा है PZ ऑर्बिटल। अब ये वाली जो एक्सिस है हमने Z एक्सिस रेफरेंस मान लेते हैं, इसी के थ्रू हम ओवरलैपिंग करवाते हैं। तो अगर PZ है तो इसी एक्सिस से तो लाया होगा, तो इस तरीके से हम ओवरलैप करवा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम फेज में ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गई। अब तुमने इसको पलट दिया, मतलब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव करा, इसको पलटा तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया। ओवरलैपिंग होगी लेकिन ऑपोजिट फेज की ओवरलैपिंग है तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, इसका हेड इसके साथ मिल रहा है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिग्मा बनेगा अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा स्टार आगे देखेंगे अगर नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। नेगेटिव ओवरलैपिंग पे हम स्टार लगा देते हैं। अगर यहाँ पर देखो ये S है और ये PZ है, ठीक है, ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव वन फेज ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपने फेस चेंज कर दिया तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पर सिग्मा स्टार बनता, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव ओवरलैपिंग का एग्जांपल, ये एक PX ऑर्बिटल, ये दूसरा PX ऑर्बिटल, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सेम फेज ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पर अब आपके पास दो फेजेस ओवरलैप कर रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी साइमल्टेनियसली। यहाँ पे पॉजिटिव की ओवरलैपिंग हो रही थी, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ओवरलैप था, ये पॉजिटिव। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में दो फेजेस पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ दो फेज ओवरलैप कर रहे हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग है तो पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी ओवरलैपिंग होगी लेकिन ये नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे पाई स्टार बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर टू फेज ओवरलैप कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो ये पाई, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास नेगेटिव ओवरलैपिंग का आंसर हो, मतलब नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो दो फेज ओवरलैपिंग या नेगेटिव ओवरलैपिंग या पॉजिटिव ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ये प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं है। PX की ओवरलैपिंग तुम करवाने चल रहे हो S के साथ, ये पॉजिटिव है, ये ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव है, कैसे ओवरलैप करेगा, है ना। या तो तुम पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव लाओ या नेगेटिव के सामने पॉजिटिव लाओ। जैसे अरे इस केस में देखो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये ज़ीरो ओवरलैपिंग का केस हो गया। यहाँ पे ये PX डायरेक्शन में है और ये PY डायरेक्शन में है तो ओवरलैपिंग कहीं हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग की वजह से आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं। और आपका फिर MOT थ्योरी जो लास्ट में आपका आता है उसमें भी आप ओवरलैपिंग से MOT डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझते हैं।
हुआ क्या, अगर हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन एक कंपाउंड बना रहा है, लेट अस टेक मीथेन, ठीक है। तो कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और क्या होती है 2p2 होती है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही वो बॉन्ड्स बना सकता है। अगर आप कार्बन की क्या कंसिडर करते हो, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करते हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस इसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो कार्बन है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाता है 2s से 2p में। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लेके चलेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर इसका s ऑर्बिटल और इसके 3 p ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, px py एंड pz। ये क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, 4 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। 4 हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम 1, हाइड्रोजन सेकेंड एटम, हाइड्रोजन थर्ड एटम, हाइड्रोजन फोर्थ एटम, ठीक है। इनके सारे 1s ऑर्बिटल्स हैं। अब ये ओवरलैपिंग करने चले तो s के साथ s, s के साथ p, s के साथ p, s के साथ p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, ठीक है। होता क्या है, जो pp ओवरलैपिंग है वो बेटर होती है ps ओवरलैपिंग से एंड ss ओवरलैपिंग से। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शनल क्वालिटी होती है। s जो होता है वो सर्कुलर होता है। तो एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, ये जो sp टाइप की ओवरलैपिंग थी तो ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी एज़ कम्पेयर टू ss। तो सोचा गया कि कार्बन और जो मीथेन स्ट्रक्चर है उसमें से एक बॉन्ड तो वीक होगा और बाकी 3 बॉन्ड्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जो कैसे बनते हैं, sp ओवरलैपिंग और sp ओवरलैपिंग से। बट एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दैट ऑल द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैव इक्वल बॉन्ड एंथैल्पी एंड दे आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब ओवरलैपिंग होने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, एक सर्टेन एनर्जी के ऑर्बिटल्स बन रहे हैं और वो बाद में हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर सारे टाइप के हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड जो है वो सेम है तो दैट मीन्स कार्बन अभी पहले क्या करेगा, मिक्सिंग करेगा। एक s और 3 p मिलकर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कार्बन के अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के साथ, ओवरलैप करेंगे और पेयरिंग करेंगे और इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, सारे सेम लेंथ के, सेम एनर्जी के, सब कुछ बराबर होगा। तो ऐसे बॉन्ड्स में सब कुछ सेम होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम है। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आए और उन्होंने हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आया हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। अब सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं स्टेरिक नंबर से। तो स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चा v + m - c + a/2। v माने सेंटर एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेंटर एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। m मतलब उससे अटैच कितने मोनोवेलेंट एटम्स है। मोनोवेलेंट एटम्स मतलब आपके पास हो गया हाइड्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, सॉरी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो एक ही बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। C क्या हो गया, केटाइनिक चार्ज, A क्या हो गया, एनाइनिक चार्ज हो गया। अब जो स्टेरिक नंबर निकल के आ सकता है वो स्टेरिक नंबर हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर स्टेरिक नंबर 2 निकल के आया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 for 3, sp3 for 4, sp3d for 5, sp3d2 for 6 and sp3d3 for 7, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका स्टेरिक नंबर आपको निकालना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करें कार्बन इन मीथेन की कितनी निकल के आई, sp3। तो अगर हम इस फॉर्मूले से भी चेक करते हैं तो इसका सेंटर एटम हो गया कार्बन।
कार्बन के बच्चा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, इससे लगे हुए 4 हाइड्रोजन, चारों के चारों मोनोवेलेंट है। इसके ऊपर कोई भी कैटाइनिक या एनायनिक चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो सी और ए वाली हो गई 0। तो अगर आप स्टेरिक नंबर निकालते हैं तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 मोनोवेलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू कितनी आएगी 4। अगर 4 आ गई तो 4 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, कौन कौन से, एक s और 3 p ओवरलैप करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे sp3, और वही तो निकल के आया है ना। दूसरी बात आप याद रखेंगे, अगर sp3 स्ट्रक्चर है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी लीनियर, ठीक है। इस केस में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, sp3 के केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, sp3d के केस में आपके पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, इसके केस में ऑक्टाहेड्रल और नीचे पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है इस फॉर्मूले से, लेट्स डू द क्वेश्चंस एंड सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप बताना है। शेप में आपको याद रखना, डू नॉट काउंट लोन पेयर, लोन पेयर आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे अगर मीथेन की बात करें तो अभी तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम sp3 निकाल चुके। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 बॉन्ड्स हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से दिखेगा, तो इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या हो जाएंगी बेटा, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, ठीक है, दोनों ही टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अगर हम बात करें अमोनिया, सेंटर एटम नाइट्रोजन, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैल्यू कितनी होगी 5, 3 मोनोवेलेंट एटम्स लगे हुए हैं तो m वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। कैटाइनिक एनायनिक चार्ज है नहीं इसमें, तो यहाँ से स्टेरिक नंबर अगर आप निकालते हो तो वो कितना निकल के आया v + m/2, तो वो कितना निकल के आया 4 मतलब अमोनिया में भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब नाइट्रोजन के पास बचा 3 बॉन्ड्स है, नाइट्रोजन के पास स्टेरिक नंबर कितना निकल के आया 4, ठीक है। इसके पास बॉन्ड्स कितने हैं, बॉन्ड्स 4 है, स्टेरिक नंबर निकल के आया था 4, बॉन्ड्स कितने हैं, बॉन्ड्स हैं 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, तो स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्ड अगर आप करते हो तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर निकल के आता है 1। स्टेरिक नंबर क्या होता है, बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑन द सेंटर एटम, तो अगर 3 बॉन्ड्स हैं तो एक लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर क्या होगा, जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो 1 पे हमने लोन पेयर भेज दिया और 3 पे हमने क्या भेज दिए, बॉन्ड्स भेज दिए। तो बेटा ज्योमेट्री तो आप क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल, लेकिन जब आप शेप की बात करते हैं तो लोन पेयर नेकेड आई से नहीं दिखता, तो आपको अमोनिया एक्चुअली में इस शेप का दिखेगा, और इस शेप का जो नाम होता है वो क्या नाम होता है, पिरामिडल नाम होता है। तो ये पिरामिड की तरह दिख रहा है, तो आपका शेप हो जाएगा पिरामिडल, लेकिन ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। अगर हम वाटर की बात करेंगे तो ऑक्सीजन एटम है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवेलेंट एटम्स कितने हो गए 2, क्योंकि कैटाइनिक एनायनिक चार्ज नहीं है, यहाँ से स्टेरिक नंबर निकल के आएगा 6 + 2/2 विच इज इक्वल्स टू 4। अगैन वाटर में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो होगी, लेकिन 2 बॉन्ड्स हैं, बाकी बच्चे जो पोजिशंस हैं वो कौन लेगा, लोन पेयर लेंगे, तो आपके लोन पेयर एक्चुअली में दिखते नहीं है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, और शेप आप क्या लिखेंगे, बेंट, लेकिन ज्योमेट्री लिखेंगे टेट्राहेड्रल, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर जिस पोजीशन पे उसको कंसिडर करना है। ऐसे ही अगर मैं PCl5 की बात करूँगी तो नाइट्रोजन फैमिली है, इसके फॉस्फोरस में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 5, मोनोवेलेंट एटम्स कितने बचा 5 है, ठीक है, कोई कैटाइनिक एनायनिक चार्ज नहीं है, तो स्टेरिक नंबर निकल के आएगा 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी, 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, एक s 3 p और एक d, ठीक है। इस केस में जो शेप आएगी वो इस तरीके से आएगी, PCl5, ऊपर Cl और नीचे Cl, ठीक है। तो ऐसी शेप क्या बोलते हैं, आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बोलते हैं, ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगी। ऐसे ही SF6 की बात करेंगे तो सल्फर है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं 6, ठीक है, कोई कैटाइनिक एनायनिक चार्ज नहीं है, तो स्टेरिक नंबर तुम्हारा निकल के आएगा 6। हाइब्रिडाइजेशन 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करना है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 6 है तो इसका मतलब आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लेंगे, इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको देखने को मिलती है।
तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के आएगा। एक दो और एग्जांपल्स कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ SF4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सल्फर है, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवेलेंट आटम बेटा कितने आएंगे 4। कैटायनिक एनायनिक चार्ज है नहीं, एक कैटायनिक एनायनिक चार्ज वाला मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो ये तो 0 हो गए, तो स्टेरिक नंबर कितना निकल के आएगा, स्टेरिक नंबर निकल के आएगा 6 + 4/2 विच इज इक्वल टू 5। तो अगर आप स्ट्रक्चर बनाते तो इस तरीके से ना, है ना, इस तरीके से बनाते। अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर स्टेरिक नंबर निकल के आया 5, स्टेरिक नंबर 5 निकल के आया, तो 5 को कैसे डिवाइड करोगे, बॉन्ड पेयर में और लोन पेयर में। तो बॉन्ड्स कितने हैं बच्चा, 4, क्योंकि 4 फ्लोरीन है, तो लोन पेयर होगा 1। अब सल्फर के पास 1 लोन पेयर है। अब क्वेश्चन होता है TBP ज्योमेट्री में ये 2 बॉन्ड्स जो ऊपर नीचे होते हैं ये एक्सियल बोले जाते हैं, और ये 3 बॉन्ड्स एक जो प्लेन में होते हैं इसे इक्वेटोरियल बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे लोन पेयर इन TBP ज्योमेट्री, ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में प्रेफर्स टू टेक इक्वेटोरियल पोजीशन। बॉन्ड पेयर क्या लेना चाहता है, इक्वेटोरियल पोजीशन। ये क्यों, क्योंकि वेस्पर के अकॉर्डिंग अगर लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा तो उस केस पे मिनिमम रिपल्शन होगी। क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन। तो आपका जो एक लोन पेयर है ये वाली पोजीशन ले लेता है, और बाकी 4 पोजीशंस क्या लेंगे, फ्लोरीन लेंगे, ठीक है। अब ये आपका स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे, इस तरीके से दिखेगा। तो आप ज्योमेट्री तो बोलेंगे TBP, इसकी ज्योमेट्री क्या बोलोगे आप, TBP ही बोलोगे, लेकिन जब शेप की बात आएगी ना तो यहाँ पर शेप इस तरीके से दिखेगा, लोन पे नेकेड आई से दिखता नहीं। तो जब आप इसको घुमा के देखोगे तो ये शेप कुछ इस तरीके से होगा, और ये जो शेप है, तुम्हें सीसॉ पता है, झूले जो पार्क में लगे होते हैं सीसॉ, तुम यहाँ पे बैठते हो तो ये नीचे हो जाता है, वो ऊपर हो जाता है, वहाँ पे कोई बैठेगा तो ये नीचे हो जाएगा, तो वो ऊपर नीचे तुम जो बैठते हो, इस तरीके से सीसॉ होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका नाम क्या बोला जाता है, सीसॉ शेप बोली जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू डू द थिंग्स। एक और करवा देते हैं बेटा, I3- का केस। अब यहाँ पर I के साथ 2 आयोडीन मान लो और नेगेटिव चार्ज मान लो, तो इस केस में क्या होगा, सेंटर एटम आपके पास एक आयोडीन है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, मोनोवेलेंट एटम्स 2 आयोडीन लगे हुए हैं, कैटायनिक चार्ज नहीं है लेकिन हाँ एनायनिक चार्ज है -1। तो यहाँ से स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू V + M - C + A/2। तो यहाँ से स्टेरिक नंबर निकल के आया 5 निकलते आते ही आप क्या बोलोगे, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, sp3d है, तो sp3d है, तो इस तरीके से आयोडीन की पोजीशंस होंगी। अब ये 5 है, तो सेंटर एटम के पास 2 आयोडीन लगे हुए हैं, तो 2 बॉन्ड्स होंगे, बाकी 3 क्या होंगे, फिर लोन पेयर होंगे। सिंपल सी बात है। लोन पेयर प्रेफर्स इक्वेटोरियल पोजीशन फर्स्ट इन TBP ज्योमेट्री, PBP में एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। यहाँ पे आयोडीन और एक नेगेटिव चार्ज। तो ज्योमेट्री अगर कोई पूछे तो TBP, लेकिन शेप अगर पूछे तो इस तरीके से शेप आपको देखने को मिलेगी। लोन पेयर तो दिखेंगे नहीं सेंटर एटम पे, तो जो शेप होगी बच्चा वो क्या बोलोगे, शेप लीनियर बोलोगे, शेप बोलोगे लीनियर, ठीक है, ठीक है। I3- का। सो ऐसे आप लोगों को करना होता है। नेक्स्ट आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी ओवरलैपिंग की बात करी गई थी, ठीक है। इसमें बताया गया था 2 तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होता क्या है, आपके पास पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। जब एटम और एटम पॉजिटिव ओवरलैपिंग करते हैं तो इस केस में इस तरीके से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अगर नेगेटिव ओवरलैपिंग करेंगे, एक वेव ऊपर जा रही है, दूसरी वेव नीचे जा रही है, ठीक है, तो जब ये ओवरलैप करेंगे आपस में तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबल होते हैं, किससे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो ये पूरी कंसेप्ट जो है MOT थ्योरी का है। MOT ने बोला इस तरीके से आप ओवरलैपिंग दिखा सकते हो।
दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, वो पॉजिटिवली भी कर सकता है और नेगेटिवली भी कर सकता है। तो एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग। एमओटी के अकॉर्डिंग जितने तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही क्या बनने वाले हैं, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं। एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आपके पास B2 C2 N2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर, अब मैं आपको बता देती हूँ, हाइड्रोजन का केस बता देती हूँ। एक जैसे बच्चा आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम है A और एक हाइड्रोजन एटम B है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका 1s ऑर्बिटल है, उस 1s ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। सेकेंड हाइड्रोजन एटम का भी 1s ऑर्बिटल होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 1sB हो गया। अब ये जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये वाला और ये वाला, जिसमें हर हाइड्रोजन एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन्स थे, जब ये ओवरलैप करेंगे तो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच अंदर क्या होंगे, H2 मॉलिक्यूल बनेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, हाइड्रोजन एटम से मिलके बन रहा है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स और सेंटर में जो बन के आएंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी और बॉन्डिंग की कम होगी। पॉजिटिव इंटरफेरेंस होगा तो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, नेगेटिव इंटरफेरेंस होगा तो आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहाँ पर ऊपर से नीचे जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करती है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। अब जिन्हें आपको मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में भरना है, तो यहाँ पर नीचे एनर्जी कम है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू फिल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन के अगर आप क्या बना रहे हो, मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हो, तो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन के केस में B2 C2 N2 के केस में sp मिक्सिंग होती है। यहाँ पर 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे थे तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अब ये सिग्मा क्यों बोला गया, क्योंकि देखो SS ओवरलैपिंग है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना, एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग थी और एक नेगेटिव ओवरलैपिंग थी, तो इससे सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s बना। ऐसे ही सिग्मा 2s बनेगा और सिग्मा स्टार 2s बनेगा जब दो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे। अब 2p में अगर हम बात करें pz और pz से, आप लोगों ने देखा हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही थी, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही थी, तो एक सिग्मा pz बनेगा और एक सिग्मा स्टार बनेगा। ऐसे ही जब 2px कंबाइन कर रहे थे तो साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही थी, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अगर साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही थी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, अगर पॉजिटिव होगी तो पाई 2px और नेगेटिव होगी तो पाई स्टार 2px। ऐसे ही py में पाई 2py और पाई स्टार 2py की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 1 2 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं और इसके भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, 2p और 2p टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर आपके पास B2 C2 का केस है तो इस केस में पाई 2px एंड पाई 2py की एनर्जी कम रहती है, सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा रहती है, रहेंगे इस लाइन से नीचे, क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है बच्चा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग की एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी रहती है और बॉन्डिंग की एनर्जी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल 2p एटॉमिक ऑर्बिटल से कम रहेगी। अब यहाँ पे sp मिक्सिंग याद रखना, B2 C2 N2 में sp मिक्सिंग होती है, तो इस तरीके से पाई sp मिक्सिंग की वजह से पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी कम रहती है। अगर हम बात करें O2 एंड F2 के केस में, तो अगर सिग्मा 2pz गिरा तो सिग्मा स्टार 2pz उतना ही उठेगा, फिर पाई 2px जितना गिरा उतना ही पाई 2p पाई स्टार 2px एंड 2py उठेगा। इसमें sp मिक्सिंग नहीं होती, इस केस में sp मिक्सिंग नहीं होती। sp मिक्सिंग क्या होती है आप लोगों के कॉन्सेप्ट में नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यूज़ करना है B2 C2 N2 के केस में और ये वाला यूज़ करना है O2 F2 के केस में, ठीक है। चलिए, तो ये आपके ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की क्या लगा रखी है, वैल्यूज़ लगा के रखी हुई है, ठीक है।
तो अगर हम बात करें, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले सिग्मा 1s आएगा, फिर सिग्मा स्टार आएगा, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार, फिर पाई 2px पाई 2py की एनर्जी सेम रहती है, ठीक है। फिर इसके बाद सिग्मा 2pz की एनर्जी आएगी, फिर पाई स्टार की आएगी और फिर सिग्मा 2p स्टार की। तो पाई 2px पाई 2py की एनर्जी कम है, किसके केस में? B2 C2 N2 के केस में। इधर अगर आप देखोगे तो आपके पास पाई 2px पाई 2py की एनर्जी सिग्मा 2pz से ज़्यादा है, ठीक है। इस केस में पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सिग्मा 2pz से कम है, ठीक है, जो आपको डायग्राम बताया। चलिए, इसके बाद बच्चा कंसेप्ट आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले मैं आपको बता देती हूँ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, वैसे तो आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल कर सकते हो। जैसे H2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 क्यों आ रहा था? वो इसलिए आ रहा था क्योंकि आपका हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बना रहा था। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। तो जो मॉलिक्यूल बन के आया तो उसमें बच्चा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया और ये क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर MOT से कैसे निकालते हो? तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकल के आएगा? 2 माइनस 0/2 बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या होता है? एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए, तो वो MOT से निकल के आया। चलिए, इसके बाद आपके पास कंसेप्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं H और F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाएगा? नहीं, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है। अगर मैं 2 HF ले लूँगी तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, बॉन्ड में पोलैरिटी है। तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो आपके पास अट्रैक्शन लग रही है जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और sp कार्बन के साथ इंट्रैक्शन दिखाता है। तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरीके के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट जैसे इंटरमॉलिक्यूल क्या होगी? 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे ये HF दूसरे HF के साथ इंट्रैक्शन दिखा रहा था, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हो गया। अगर हम बात करें इंट्रा में, तो विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे इस केस में ये वाला हाइड्रोजन इज कैपेबल टू अट्रैक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ NO2 ग्रुप। तो विद इन 1 मॉलिक्यूल ये जो बॉन्डिंग हुई है ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। ऑल्सो रिमेंबर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया। ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल में 2 तरीके के नाइट्रोफिनॉल्स होते हैं, ध्यान से समझ लो। एक आपके पास ऑर्थोफिनॉल हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया। ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप। और एक हो जाएगा बच्चा पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑर्थो वाले पे तो इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया, पैरा वाले पे ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ नहीं कर सकता क्योंकि बहुत डिस्टेंस पे है, तो पैरा वाले पे इंटरमॉलिक्यूलर होगा। दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है। तो ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हुआ तो ये इंटर हो गया, विद इन द मॉलिक्यूल हुआ तो वो इंट्रा हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड यहाँ पर हमारे सारे जो टॉपिक्स हैं केमिकल बॉन्डिंग के वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। आप थ्योरी में अगर स्ट्रांग हो गए तो क्वेश्चंस आप लगा ही सकते हैं। तो जल्दी से जितनी भी थ्योरीज 11th की आप लोगों को मिल रही है उसे आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द नीट एग्जाम। हैप्पी प्रिपरेशन एवरीवन।